सी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे अगर मैं एक डेफिनेशन के अंदर कवर करूं तो यहां पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वेज टू रिलीव स्ट्रेस। समझ रहे हैं आप लोग? To relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflicts। अब मुझे बताओ कोई पॉइंट रहा क्या? ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब अगर इन चीजों में आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली जो आपको टीम वर्क के लिए चाहिए, एक ऑफिस में एक फर्म में काम करने के लिए चाहिए, उसके साथ दूसरों की तरफ एम्पैथी चाहिए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और आपको क्या करना है? चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफ्यूज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है? सी, हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली दो टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका आईक्यू, दूसरा होता है आपका ईक्यू। आईक्यू पता है आप लोगों को? व्हाट इज आईक्यू? पता है आप लोगों को किसी को? आईक्यू कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को। किसे कहते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है? बेसिकली दुनिया में कुछ ऐसे टेस्ट क्रिएट किए गए हैं, कुछ टेस्ट ऐसे, और वो एग्जाम होता है यूजुअली 200 मार्क्स का। कितने का? 200 मार्क्स का। अगर उस 200 में से आपका स्कोर 140 प्लस जा रहा है तो आपको हाईली गिफ्टेड यानी बहुत एक्सीलेंट कंसिडर किया जाएगा। और यूजुअली एक जो एवरेज इंसान का आईक्यू होता है वो 90 to 109 तक होता है। यानी इस बीच में जिसका आईक्यू होता है ना, वो एक एवरेज इंसान है जो दुनिया में एक अच्छा करियर सर्वाइव कर सकता है। अब इस बात पे से तो ये समझ में आएगा हमको, या हम ऐसे सोचेंगे कि जिसका आईक्यू यानी जिसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ये 140 प्लस है, दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते होंगे। यस और नो? ब्रॉडली तो यही लगेगा ना हमको, राइट? कि जिसका आईक्यू 140 प्लस है वही दुनिया में कामयाब होता है। बट ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है। क्यों नहीं? ये पता है? ये रिसर्च किया डैनियल गोलमैन ने। किसने रिसर्च किया? ये डैनियल गोलमैन ने। उसने देखा कि दुनिया के जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं बहुत हाईएस्ट ईक्यू वाले हैं। और ईक्यू बेसिकली हम कहते हैं इमोशनल क्वोशिएंट को या इमोशनल इंटेलिजेंस को। किसे कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस को। और इसके ऊपर डैनियल गोलमैन ने एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक लिखी जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इस पूरे बुक को, जो अकॉर्डिंग टू मी शायद 400-500 पेजेस की किताब होगी मिनिमम, इस पूरे बुक को मैं सिर्फ आपको नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, कि ये ईक्यू एक्चुअली है क्या। बस ये है ईक्यू, पूरा ईक्यू बस ये है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गए तो हाईली चांस है कि 80% आप लोग स्ट्रेस से बाहर आ पाओगे, चैलेंजेस को समझ पाओगे, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर पाओगे और अपने लाइफ को, अपने करियर को एक बेटर वे में जी पाओगे, समझ पाओगे। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल्स। बस इतनी चीजें। ओके, वन बाय वन इन पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है पता है? सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कितना समझते हो? कई बार ऐसे होता है अपने माइंड में तो हम बहुत बड़े होते हैं, मुझे लगता है कि मैं ही बेस्ट हूं, मुझ जैसा तो कोई नहीं। बट जब हम रूम से बाहर चले जाते हैं तो हमारे बारे में लोग बुराई करते नहीं थकते। यार ये तो इतना बुरा है, इसका तो नेचर ऐसा है, इतना एरोगेंट है, इतना ईगोइश है, किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, बात करने में कोई कोई अच्छा ट्यून नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और कभी कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर वो उस दरवाजे से आए तो हमारा मन करता है हम इस दरवाजे से बाहर चले जाएं। इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको ही नहीं पता होता कि हम है क्या, हमको ही नहीं पता होता। तो आपको एक छोटा सा एक और होमवर्क मैं यहां पे दूंगा कि आपका इस ऑफिस में जो भी क्लोजेस्ट पर्सन है, या इस ऑफिस में अगर नहीं है तो आपके लाइफ में कोई होगा, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह, उससे पूछना कि मेरे बारे में तू अपनी जेन्युइन राय बता, मैं एज अ पर्सन कैसा हूं। इतने सरप्राइजेस मिलेंगे ना आज आपको। एक जनरलाइज आप करके देखना। अगर मैं कल आ रहा होता ना तो मैं आपसे वापस आपका फीडबैक लेता कि किसने क्या बोला। बट आप एक बार होमवर्क करना और उससे पूछना कि भाई मुझे जेन्युइन बता, क्रिटिसाइज कर, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए, मुझे खुद को डेवलप करना है। करेंगे सब लोग ये होमवर्क? आप खुद देखो, इसका रिजल्ट आप बाद में मुझे खुद बताना। जेन्युइन फीडबैक कहना। और सबसे अच्छा फीडबैक तो चाहे आप पेरेंट्स से ले लो, पेरेंट्स हमको सबसे अच्छा समझते हैं, राइट?
तो मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो अगर हिम्मत होती है तो, और उनसे कहना कि बेटा तो लाखों में एक, करोड़ों में एक, ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन आंसर चाहिए कि मैं कैसा हूं। आपको ये जानना है कि आपको अपने आप की समझ है या नहीं है, आप सेल्फ अवेयर हो या नहीं हो, आपके प्रोस क्या है, आपके कॉन्स क्या है, किस एरिया में आप स्ट्रांग हो, कहां पे आप वीक हो, आपको कोई इश्यूज हैं क्या, लाइक आप टू मच इमोशनल हो, आपको एंगर इश्यूज हैं क्या। इन सब चीजों को समझना, सबसे पहले हमें खुद की परख होनी चाहिए, सबसे पहले हमें खुद की परख होनी चाहिए। एक उर्दू का शेर मुझे याद आया, अगर आपको समझ में आए तो आईड लाइक टू शेयर। शेर का मीनिंग ये है, जब तक न थी खुद की खबर ढूंढते थे दूसरों के ऐबो हुनर, जब तक न थी खुद की खबर ढूंढते थे दूसरों के ऐबो हुनर, जब पड़ी खुद पे नजर तो नजर में कोई बुरा ना रहा, जब पड़ी खुद पे नजर तो नजर में कोई बुरा ना रहा। मतलब जब हम खुद को देखते हैं, दुनिया को तो हम रोज जज करते हैं, कभी खुद को भी जज किया है आईने में खड़े होके कि मैं क्या हूं एम आई। खुद को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को और सेल्फ अवेयर कर पाएंगे, सेल्फ ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। अब जब हमने अपने आप को अंडरस्टैंड किया तो प्रॉब्लम समझ में आए। अक्सर प्रॉब्लम्स में मोस्टली क्या होता है कि हमारे अंदर एक एज के बाद कुछ हैबिट क्रिएट हो जाते हैं, चाहे स्मोकिंग की हो, ड्रिंकिंग की हो, बैड हैबिट्स हो। हमारा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी हमारा करियर, हमारा लाइफ क्या स्पॉइल करता है पता है, एडिक्शंस। आपने अक्सर लाइफ में सुना होगा, बहुत स्कॉलर बनता था, एडिक्शन के अंदर बर्बाद हो गया। अच्छा, सेल्फ रेगुलेशन ये सिर्फ एडिक्शन के बारे में नहीं है, एंगर इश्यूज के बारे में भी है, आपके इमोशनल इश्यूज के भी बारे में है। यहां पे आपको अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने की ताकत है या नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है, जेन्युइनली कह रहा है आपको करेक्ट करने के लिए कि यार ये तूने गलत किया, तो हम वो जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं या उस पर ही वापस से चढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैंने ये गलत किया, तुझे ये दिख रहा है, खुद का दिखता है क्या तुझे, तूने ये किया है, तूने वो किया है, कभी अपने बारे में भी तो सोच। अगर वो होगा, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, बट अगर कोई हमको करेक्ट कर रहा है तो वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, तभी जाकर तो हम ग्रो कर पाएंगे। सो सेल्फ रेगुलेशन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। और इसके बाद जब हमको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गई, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, इसके बाद वी नीड मोटिवेशन। क्या चाहिए उसके बाद हमें, वी नीड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों चाहिए, हर एक चीज हम खुद से तो नहीं कर सकते, हमें लर्निंग भी तो चाहिए। लर्निंग भी एक तरह का मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको आके जोर से चिल्लाने के लिए कहूंगा यस यू कैन, यस आई कैन, चलो लेट्स डू इट, मेक इट, ये सब चीजें मोटिवेशन नहीं। नॉलेज भी एक तरह का मोटिवेशन है, अंडरस्टैंडिंग भी एक तरह का मोटिवेशन है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करना, ये भी एक तरह का मोटिवेशन है। सिंपल एग्जांपल अगर कहूं तो अगर आप में से डेफिनेटली कई लोगों के पेरेंट्स बहुत गरीब होंगे, आपको बहुत मेहनत के बाद उन्होंने यहां तक भेजा है, आपकी पढ़ाई उन्होंने किस तरह से अफोर्ड की, अब आप एक पोजीशन पे आए हो, यहां पे आपके अंदर ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत बुरा टाइम देखा है, अब मेरा टाइम आया है कि मैं अपनी कमाई से अपने पेरेंट को वो लाइफ बना के दूं। अब मैं यहां से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, आई गोना हैव किड्स इन फ्यू इयर्स, उनके लिए मुझे अपनी लाइफ प्लान करनी है, उनको एक आइडियल लाइफ देनी है, जो चीजें शायद मुझे अपने लाइफ में नहीं मिले मैं अपने बच्चों के लिए क्रिएट करके रखूंगा, उनको इस तरह का क्लाइमेट, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दूंगा। ये भी तो चीजें हैं। तो ये चीजें जनरली क्या करते हैं, आपको सेल्फ मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं, आपको सेल्फ मोटिवेट करते हैं कि जहां पे आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ही कर सकते हो, और जहां पे आपको नीड है वहां पे आप फिर मोटिवेशन आउटसाइड से भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको आज ये लेक्चर दे रहा हूं, इट इज अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रेस कम कर रहा हूं तो इसका मतलब है मोटिवेट ज्यादा कर रहा हूं, ये चीजें भी यहां पे क्रिएट होंगी। सो थर्ड थिंग इज मोटिवेशन। उसके बाद होता है एम्पैथी, और एम्पैथी वर्किंग कल्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी क्या होता है, इट इज डिफरेंट देन सिंपैथी। सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? सिंपैथी क्या होता है, समझ लो किसी के साथ कुछ बुरा हादसा हुआ, बहुत बुरा हादसा हुआ किसी के साथ, आप उससे मिलने चले गए और उससे कहा कि यार आई एम फीलिंग सो सैड अबाउट इट, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपने गया, आपने उसको 2 अच्छे बात किए जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई? सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है पता है? अगर मैं अपने आप को उस पर्सन के सिचुएशन के अंदर रखूं कि ये अगर मेरे साथ होता तो मैं कैसे फील करता। हमारा सबसे बड़ा सिंपैथी क्या है पता है?
इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं कहूँ यार कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं कहने को कह दे रहा हूं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, अलग अलग लेयर्स भी तो होंगे उसके, डायरेक्टली सब कुछ ठीक तो नहीं होने वाला। तो ये अंडरस्टैंड करना कि मैं अगर उसके जगह पे क्या होता तो मैं क्या, मुझ पर क्या बीतती, मैं क्या कर रहा होता, उस पोजीशन में मुझे किस चीज की जरूरत होती, इस जरूरत को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से रिएक्ट करना, इसे कहते हैं एम्पैथी। गेटिंग माय पॉइंट? अभी जैसे मैंने अभी इनको मैनेजर और एम्प्लॉय का एक एग्जांपल बताया, यहां पे एम्पैथी वाला एट्रीब्यूट क्या है, मैनेजर को समझ में आए कि एम्प्लॉय की सिचुएशन क्या है, वो कितना काम कर सकता है, कितना उसको देना चाहिए, और एम्प्लॉय की सिचुएशन क्या है कि भाई मैनेजर के ऊपर भी तो मैनेजर है, उनको भी तो काम वहां पे प्रेजेंट करना है, उनको भी तो अपने सीनियर्स को जवाब देना है, ये काम होना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग उनको भी हो। जब ये बॉस और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय और सीईओ के बीच जब ये एम्पैथी वाला रिलेशन क्रिएट होगा, तो ना आप उनको स्ट्रेस दोगे ना वो आपको स्ट्रेस देगा, तो ये एक फैमिली वाला एक पूरा क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। और फाइनल चीज है सोशल स्किल। सोशल स्किल ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, ये सभी स्किल आपको आने चाहिए, जिसके लिए कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आज के टाइम पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसको समझ सकते हो, उसके बारे में हम किसी अलग चीज पर डिस्कस करेंगे। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स अगर आपके अंदर आ गए ना, ये 5 एट्रीब्यूट्स अगर आपके अंदर आ गए, तो जो माइंडसेट वाला स्ट्रेस है ना, आप उस सारे स्ट्रेस को पर्सनल लेवल पे भी और इंडस्ट्री लेवल पे भी, मैनेजमेंट एम्प्लॉय लेवल पे भी आप कोप कर सकते हो। समझ में आ गया आप सबको? यहां तक समझ में आ गया? एंड द फाइनल पॉइंट, रियल टाइम एक्सरसाइज हमको एक करना है कि समझ लो आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर आप बहुत स्ट्रेस के अंदर हो, क्या हो, बहुत स्ट्रेस के अंदर हो, और आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग टाइट बैठना एक बार। देखो, अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन को हमको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, हम सिर्फ अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सी, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फर्क क्या है पता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहा है, आप अपने हिसाब से आपके हाथ तो हिला सकते हो, क्या बोलना है वो तो रेगुलेट कर सकते हो, चलना घूमना तो रेगुलेट कर सकते हो, पर आपका हार्ट आप चला रहे हो क्या? चला तो आपका ब्रेन ही रहा है ना, आपके किडनीज, आपकी बॉडी, सब कुछ ये कौन चला रहा है? आपका ब्रेन ही चला रहा है, आप ही चला रहे हो, बट वो आपके कंट्रोल से बाहर है। वो कैसे चल रहा है? सबकॉन्शियसली चल रहा है। कैसे चल रहा है? सबकॉन्शियसली। तो जब स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस होने के बाद बॉडी क्या करती है? कुछ केमिकल सबकॉन्शियसली रिलीज करती है, क्योंकि बॉडी को क्या करना होता है? इस स्ट्रेस को किसी तरह से कोप अप करके नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आना होता है। तो बॉडी क्या करती है? कुछ केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल क्या करेगा? आपके हार्ट को ज्यादा फंक्शन कराएगा, आपके किडनीज को ज्यादा फंक्शन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर शेर आया, तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? भागना है। भागने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट? आप इमेजिन करो, कभी कभी आपने ऐसे सिचुएशन सुने होंगे, एक 6 फीट 8 फीट की दीवार है, एक बंदे के पीछे कोई ऐसा जानवर लग गया, कुछ लग गया, स्ट्रेस में शायद वो जंप कर जाए, वो जंप कर जाए उस पैनिक सिचुएशन के अंदर। तो वो एनर्जी आई कहां से? ये आपके बॉडी ने क्या किया? खुद से आपके ब्रेन ने इस थ्रेट को एनालाइज किया, और उसने आपकी पूरी एनर्जी थोड़ी देर के लिए आपके पैरों की तरफ ट्रांसफर कर दी। कैसे ट्रांसफर की? ब्लड फ्लो बढ़ाकर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाकर, ये सब चीजें बढ़ाकर क्या हो गया? आपको वो टेम्पररी एनर्जी मिली कि जिससे आप उस थ्रेट से बाहर निकल पाओ, तेज दौड़कर, किसी दीवार से कूदकर, कहीं छुपकर। तो ये आपकी बॉडी पैनिक सिचुएशन में क्रिएट करती है। बट जब सिचुएशन पैनिक वाले है ही नहीं और आपकी बॉडी उसको क्रिएट कर रही है, इसका एक ही वे है कि हम अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करें। क्या करें? ब्रीदिंग को रेगुलेट करें। एक बार टाइट बैठो। आपको क्या करना है? बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कहीं पे रिलैक्स बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। सपोज अ पैनिक सिचुएशन है और आपको इमीडिएटली अपने स्ट्रेस को थोड़ा डाउन करना है, तो वहां पे क्या करना है पता है? 1 बार इनहेल नहीं करना, 2 बार इनहेल करना है, और 1 बार जोर से एक्सहेल करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार ट्राई करके देखो। 1 बार इनहेल करो, एक पॉज, फिर इनहेल करो, और फिर पूरा एयर एक्सहेल करो। लेट्स ट्राई वन टाइम। चलो साथ में करते हैं। 1 2 3। इससे क्या होता है पता है? ये करने से क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन होता है ना, जो आपके ब्लड के अंदर है, वो 2 बार इनहेल करने के बाद जब हम 1 बार एक्सहेल करते हैं, तो लंग्स के अंदर का वो कार्बन भी निकल जाता है, और इस वजह से आपका बढ़ रहा हार्ट रेट,
आपका बढ़ रहा ब्लड प्रेशर ये रेगुलेट हो जाता है। तो कभी इमीडिएट स्ट्रेस आपको रिलीव करना है या इमीडिएट पैनिक सिचुएशन से अगर आपको बाहर आना है तो ये सिंपल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, 2 टाइम्स इनहेल 1 टाइम एक्सहेल, सिंपल एक्सरसाइज।